कभी सोचा है कि हिंदी कविता जो आज हम पढ़ते सुनते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक जमाना था जब कविता नियमों और अलंकारों में बंधी होती थी, महलों और दरबारों की शान हुआ करती थी। तो आज हम उसी दिलचस्प दौर यानी रीतिकाल की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है लगभग 1650 के आसपास, जिसे हम उत्तर मध्यकालीन युग भी कहते हैं, और यह सिलसिला चलता है 1857 तक, यानी लगभग 200 साल। और ये 200 साल हिंदी कविता के लिए बहुत ही खास थे। इस पूरे दौर को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले रीतिकाल का मतलब समझेंगे, फिर उसकी खासियतें जानेंगे, कविता की अलग अलग धाराओं को पहचानेंगे, कुछ बड़े कवियों और उनकी रचनाओं से मिलेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इम्तिहान के नजरिए से क्या जरूरी है। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल कि आखिर ये रीतिकाल नाम आया कहां से, इसका मतलब क्या है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। इस दौर को लेकर विद्वानों की राय एक नहीं थी। किसी ने इसे कला काल कहा तो किसी ने अलंकृत काल, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा माना गया वो था रीतिकाल। और ये नाम दिया था हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचकों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये रीति है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये कविता लिखने की एक नियमों की किताब थी। इसमें रस, अलंकार, नायिका भेद, इन सब के नियम लिखे थे, और उस दौर के कवि इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर अपनी कविताएं लिखते थे। अच्छा, तो अब जब हम नाम का मतलब समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि इस दौर की कविता की आत्मा क्या थी? वो कौन सी बातें थीं जो इस कविता को सबसे अलग बनाती हैं? देखिए, ये कविताएं महलों और दरबारों में लिखी और सुनाई जाती थीं, तो जाहिर है उनमें श्रृंगार, सजावट और राजा महाराजाओं की तारीफ खूब मिलती है। भाषा के तौर पर ब्रज भाषा का बोलबाला था और ज्यादातर कविताएं मुक्तक शैली में होती थीं, मतलब हर छंद अपने आप में पूरा होता था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। ऐसा नहीं था कि सारे कवि एक ही रास्ते पर चल रहे थे। हम कह सकते हैं कि इस दौर में कविता की 3 अलग-अलग नदियां बह रही थी। पहली नदी थी रीतिबद्ध कवियों की। इन्हें आप कविता का टीचर या कोच समझ सकते हैं। इनका मुख्य काम था कविता बनाने के नियम लिखना, उसकी परिभाषा देना और उदाहरण देकर समझाना। दूसरी नदी थी रीति सिद्ध कवियों की। ये थे स्टार खिलाड़ी। इन्होंने नियम लिखे नहीं, पर उन नियमों का इस्तेमाल करके इतनी शानदार कविताएं रची कि सब हैरान रह गए। और तीसरी और सबसे अलग धारा थी रीति मुक्त कवियों की। ये वो थे जिन्होंने कहा, हम नियमों की परवाह नहीं करते, हम तो जो दिल में आएगा वही लिखेंगे। इनकी कविता में नियम नहीं बल्कि सच्ची भावनाएं और दर्द महसूस होता है। तो संक्षेप में कहें तो रीतिबद्ध यानी टीचर, रीति सिद्ध यानी मास्टर खिलाड़ी, और रीति मुक्त यानी दिल से लिखने वाले। और इन तीनों से मिलकर ही रीतिकाल की पूरी तस्वीर बनती है। तो चलिए अब इन धाराओं के कुछ बड़े सितारों से मिलते हैं। ये वो नाम हैं जिनके बिना रीतिकाल की कहानी बिल्कुल अधूरी है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है केशव दास का। इन्हें रीतिकाल का पितामह भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही इस परंपरा की नींव रखी थी। उनकी रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसी किताबें आने वाले कवियों के लिए एक तरह से गाइड बुक बन गई। इन्होंने ही वो रास्ता बनाया जिस पर आगे चलकर कई कवि चले। अब आते हैं रीति सिद्ध धारा के उस महाकवि पर जिन्होंने सिर्फ एक रचना से हिंदी साहित्य में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया, बिहारी। उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें करीब 716 दोहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इन 2 छोटी छोटी लाइनों में उन्होंने इतनी गहरी बातें कह दी कि जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना। और अब बात करते हैं उस कवि की जिसने इश्क के दर्द को अपनी कविता में जैसे जिंदा कर दिया। रीति मुक्त धारा के सबसे बड़े नाम घनानंद। कहा जाता है कि घनानंद की कविता उनके अपने प्रेम और बिछोह के दर्द से निकली है। इसीलिए उनकी शायरी में जो तड़प और गहराई महसूस होती है वो आज भी सीधे दिल को छू जाती है। उनकी रचना सुजान सागर सिर्फ कविता नहीं बल्कि उनके टूटे हुए दिल की आवाज है। ये उनकी निजी भावनाओं का वो आईना है जो रीति मुक्त धारा की पहचान बन गया। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उस पूरे ज्ञान के सागर से अपने काम की चीजें कैसे निकालें? खास तौर पर यूजीसी, नेट, जेआरएफ जैसे इम्तिहान के लिए क्या जरूरी है?
घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इन 4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो रीतिकाल पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। पहला, समय और नाम। दूसरा, कविता की मुख्य पहचान। तीसरा, ये तीनों धाराएं। और चौथा, कौन सा कवि किस धारा से जुड़ा है और उसकी मुख्य रचना क्या है। बस। तो आखिर में रीतिकाल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उसने हिंदी कविता को एक शास्त्रीय ढांचा और कलात्मक गहराई दी। उसने कविता को सिर्फ भावों का खेल न रखकर एक शास्त्र का दर्जा दिया। और अब एक सवाल सबके लिए, सोचने वाली बात है ना, कि एक ऐसा युग जो नियमों में इतना बंधा हुआ था, उसी ने उस आजाद और उन्मुक्त कविता के लिए जमीन कैसे तैयार की जो उसके बाद आई? इस पर सोचिएगा जरूर।